नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना तो थोड़ी पुरानी है, लेकिन खुलासा बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है। जिला है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे किनारे का जिला और देहरादून से सटा हुआ उत्तराखंड के बॉर्डर का जिला देहरादून सहारनपुर। सहारनपुर में हकीकत नगर में एक किराए के मकान में 31 साल का मनीष शर्मा रहता था। 26 जनवरी की शाम को उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। घर से वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकला था, लेकिन न मोटरसाइकिल का पता लगा और न मनीष शर्मा का पता लगा। मनीष शर्मा के भाई के मोबाइल पर 2 मैसेज 26 तारीख की शाम को आए। पहला मैसेज आया कि मेरा किसी से पंगा हो गया है, मैं अपना मोबाइल बंद कर रहा हूं। 10 मिनट बाद दूसरा मैसेज भी आया कि कुछ नशे का काम करने वालों से मेरी लड़ाई हो गई है, उसके हाथ से यानी मेरे हाथ से एक मर्डर हो गया है, मैं शहर छोड़कर बाहर जा रहा हूं। ये मैसेज देखकर उसका भाई बड़ा परेशान हुआ। घर वालों को सबको बताया कि पता नहीं क्या बात हो गई, कहाँ मर्डर कर दिया। अगले दिन सारे अखबार देखे, कहीं किसी मर्डर की कोई सूचना नहीं थी। इसके शहर से जाने की बात भी कंफर्म नहीं हो रही थी, कोई दोस्त नहीं बता पा रहा था। काफी प्रयास करने के बाद 27 तारीख की शाम को मनीष शर्मा के घर वालों ने एक गुमशुदगी थाने पर लिखवा दी। गुमशुदगी लिखवाने के बाद, चूंकि व्यवसायी था, कारोबारी था, पुलिस शांत होकर जैसे बैठ जाती है कि चला गया होगा, किसी महिला से संबंध होगा, तो फलाना होगा, तो ढिकाना होगा, ये सब कह के पुलिस टालती रही। लेकिन जब 4-6 दिन हो गए, व्यापार मंडल वालों ने थोड़ा सा दबाव बनाना शुरू किया, तो पुलिस भी एक्टिव हुई। पुलिस ने एसओजी प्रभारी दीपक कुमार, सर्विलांस की यूनिट के जो उनके सब इंस्पेक्टर थे, उनको, थाने के लोगों को, सबको लगाया ढूंढने के लिए। पुलिस बार बार इसके दोस्तों, इसके जो उसने लिखा था कि दवा का या नशे का व्यापार करने वालों से पंगा हो गया, उन सबको बुलाकर पूछताछ करती रही, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगा। एक बात ये थोड़ी सी पता लगी जो पुलिस को बार बार क्लिक कर रही थी कि मृतक के ऑफिस में एक महिला काम करती थी, जिसका पति कपिल वो मृतक आश्रित में बीएसए विभाग में ऑफिस बॉय था। तो पुलिस ने उससे भी बातचीत करने की कोशिश की। कपिल बुलाए गए और कपिल की पत्नी बुलाई गई कि भाई, आपकी पत्नी मनीष के यहाँ काम करती थी, क्या बात हुई, कैसे हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। लेकिन उन दोनों ने तो ऐसा बताया जैसे उनको पता ही नहीं है कुछ, न मनीष के बारे में, न मनीष के वेयर अबाउट्स के बारे में। पुलिस बहुत परेशान हो गई और धीरे धीरे करके 40 दिन हो गए। कपिल की न तो मनीष की न मोटरसाइकिल का पता लगा, न मनीष के जिंदा या मुर्दा होने की खबर लगी। मुर्दा हो गया तो उसकी लाश का भी पता नहीं लगा। एक टीम सिर्फ इस बात के लिए लगाई गई कि आसपास के शहरों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, वहां पर कहीं अज्ञात लाशों के बारे में जितनी सूचना हो सकती थी 26 जनवरी के बाद की, वो सूचना एकत्रित की जाने लगी। अज्ञात लाशों का बड़ा खेल है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर से शुरू करके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, ये पूरा इलाका ऐसा है कि कहाँ अज्ञात लाश मिल जाए और पुलिस कहाँ उसके सोर्स को तलाश करती फिरे। तमाम प्रयास के बाद भी पता ही नहीं लग रहा था। पुलिस को बस घूम टहल के वही ये दोनों दंपत्ति, जो कपिल और कपिल की पत्नी, चूंकि कपिल की पत्नी वहाँ मनीष के यहाँ काम करती थी, तो पुलिस ने अपना सारा फोकस मनीष के ऑफिस पर लगाना शुरू किया। वहाँ और बाकी के काम करने वाले ग्राहक, अकाउंटेंट्स, इन सब से बात करनी शुरू की। बातचीत में ये तो समझ में आ गया कि मनीष और कपिल की पत्नी जो उसके यहाँ काम करती थी, उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी थी, और कुछ शॉपिंग करने, पैसा खर्च करने की बात भी दबी जुबान में ऑफिस वालों ने बताई। पुलिस को यह शक हुआ कि हो न हो कुछ इन लोगों के बीच में ऐसा है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो मिसिंग लिंक है। 8 बार पति पत्नी थाने बुलाए गए 40 दिनों में, और पुलिस भांप भी नहीं पाई कि इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। आजिज आकर एसओजी के प्रभारी दीपक कुमार, उन्होंने इसके घर, जो घर था कपिल पुंडीर का, इसके घर के आसपास लोगों से बातचीत करनी शुरू की। इसी बातचीत में यह पता लगा कि कपिल के घर के सामने एक दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो बाहर से देखने में जिसका पता नहीं लगता, छिपा के लगाया गया है अपने ग्राहकों के बारे में सूचना लेने के लिए, या बाहर से कोई आदमी ऐसा आ रहा हो जिसको आइडेंटिफाई करना हो, उसके लिए। दीपक कुमार ने 26 जनवरी के बाद की सारी फुटेज इकट्ठा की, और एक चौंकाने वाली बात यह आई कि 26 जनवरी की शाम को मनीष शर्मा कपिल पुंडीर के घर जाते हुए तो दिखे, लेकिन आते हुए नहीं दिखे। काफी देर बाद, कोई 3-4 घंटे बाद, कपिल अपनी कार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। इतना सफिशिएंट था क्रॉस करने के लिए कपिल को। कपिल और उसकी पत्नी को फिर बुलाया गया और यह कहा गया कि तुम कह रहे हो तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने देखा नहीं। 26 तारीख की शाम को मनीष शर्मा तुम्हारे घर में ये फुटेज है, इससे एंट्री कर रहा है, और घंटे 2 घंटे बाद तुम अपनी गाड़ी, जो बहुत कम निकालते थे, गाड़ी थी इनके पास, पिता उसके अधिकारी थे कपिल के, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं के स्थान पर मृतक आश्रित में वो ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा था। तुम अपनी गाड़ी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगले दिन दोपहर तक भी मनीष शर्मा तुम्हारे घर से बाहर नहीं आया। अब तुम्हें बताना होगा कि वो क्या करने शाम को गया था, और गया तो लौटा क्यों नहीं। पूरा पुलिस बल पहले गया उसके घर, पुंडीर के यहाँ, कपिल पुंडीर के यहाँ, और सारे फर्श, सारा घर अच्छी तरह से चेक किया कि ऐसा तो नहीं कहीं इन्होंने उसकी डेड बॉडी छिपा कर रखी हो। फिर कार लेकर कहाँ गए और कहाँ से आए, इसको ट्रैक करना जब शुरू किया गया, तो गाड़ी का वहां से कस्बे से बाहर ले जाने तक की फुटेज मिली, उसके बाद की फुटेज नहीं मिली। और करीब करीब 1 घंटे बाद गाड़ी का वापस आना
पता लगा। बस पुलिस के लिए ये सवाल बहुत अहम था, जिसका जवाब कपिल पुंडीर दाएं बाएं ऊपर नीचे कभी सही कभी गलत बात करके वो टालता रहा। बर्दाश्त करने की सीमा पार होने के बाद पुलिस ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, लह तेरे की दह तेरे की। वही विशिष्ट श्रेणी, बड़े बड़े वाद्य यंत्र जब बजने शुरू हुए, 1 घंटे में कपिल पुंडीर बिल्कुल लाइन पर आ गए और तोते की तरह बोलने लगे। बकौल कपिल पुंडीर, उनकी पत्नी के मनीष शर्मा से उनके यहां काम करते करते संबंध हो गया। बहुत दिनों तक कपिल पुंडीर को इस संबंध का पता नहीं लगा, लेकिन जब उनके घर पर उनकी औकात से ज्यादा महंगे सामान आने लगे तो उसे शक हुआ। उसने भी नजर रखनी शुरू की और फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मनीष ये सारा खर्चा उठाता है। बड़ा नेचुरल है, पति है, वो जानता है कि अगर वो खर्चा उठा रहा है तो बदले में कुछ न कुछ उसको प्राप्ति भी हो रही होगी। आशा है आप भी समझ गए होंगे। उसे समझते देर नहीं लगी। जिस दिन वो कंफर्म हो गया, जिस दुकान पर मनीष के साथ शॉपिंग की गई थी, उस दुकान के ही प्रिंट वाले बैग्स सामान के साथ घर आ गए। उस दिन पहली बार कपिल पुंडीर ने अपनी पत्नी से पूछा कि वहां का सामान तुम्हारे पास कैसे आया, तुम गई थी क्या? उसने मना कर दिया कि नहीं मैं क्यों जाऊंगी, मैंने किसी से मंगवाया था। बस चूंकि उसने मनीष के साथ अपनी पत्नी को उस दुकान पर देख लिया था, पीछा करते करते बात शुरू हुई और वहीं पर झगड़ा हुआ। पति पत्नी का बहुत गंभीर झगड़ा हुआ। कपिल अपनी पत्नी से कहता रहा कि कल से तुम उसके यहां काम करने नहीं जाओगी, और पत्नी इसका जवाब देती रही कि खाना क्या खाओगे, तुम्हारी तनख्वाह में तो महीने भर की सब्जी भी नहीं आएगी। और फिर वो जलील करने लगी। कपिल शांत हो गया, लेकिन उसके मन में ये जो तूफान था ये थम नहीं रहा था। ये बात तय हुई कि तुम दूसरी जगह कहीं नौकरी ढूंढोगी, और जैसे ही दूसरी जगह तुम्हें नौकरी मिल जाती है इसे छोड़ दोगी। इसके यहां आना जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए। करीब 20-25 दिन तक उसने वॉच किया तो मनीष शर्मा के व्यवहार और उसकी पत्नी के व्यवहार में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। कपिल पुंडीर ने उसी समय ये तय कर लिया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, मेरी पत्नी नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये वही नौकरी करेगी। क्योंकि उसने ये भी पता लगा लिया कि ये बात प्रॉमिस करने के बाद भी उसकी पत्नी ने नई जगह कहीं भी नौकरी तलाश नहीं की। अपने मन में वो जो उसका गुस्सा था भरे हुए, उसने दृश्यम टीवी पर खाली समय में 5 बार देखी कि कैसे किसी की हत्या करके बचा जाएगा। पहले ये विश्वास दिलाने के लिए कि घर में सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई शक नहीं है, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई मनीष और पत्नी के संबंधों को लेकर, 24 जनवरी को कपिल ने मनीष को पार्टी के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। बिल्कुल टाइम से मनीष शर्मा आ गए।
और फिर तगड़ी शराब की पार्टी हुई, खाना खाया और उसके बाद चला गया। उसे इत्मीनान हो गया कि कहीं कोई बात गड़बड़ नहीं है। कपिल की पत्नी और उसके संबंधों यानी मनीष के संबंधों को लेकर कहीं कोई तल्खी नहीं है। प्लान सक्सेसफुल होता देखकर कपिल ने 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को फिर फोन किया और कहा कि भाई आ जाओ, आज तो जश्न का दिन है, हम लोग फिर पार्टी करेंगे। वो जानता था कि ये जरूर आ जाएगा। वही हुआ भी, वो आ गया। इस बार कपिल ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी बेटी, नाबालिग बेटी से चाय लाने के लिए कहा ताकि कोई शक न हो, कहीं शक न हो। चाय में 20 गोलियां नींद की मिलाकर उसकी बेटी चाय लेकर मनीष शर्मा के लिए आई। मनीष ने हा हा ही किया, चाय पिया, फिर ये कहा कि उसके बाद फिर हम लोग, अभी टाइम है, फिर हम लोग पार्टी करेंगे। 10 मिनट बाद वो दाएं बाएं होने लगा मनीष। जब वो बिल्कुल नशे में धुत हो गया तो पहले से रखे हुए हथौड़े से उसके सिर पर उसने वार कर दिया और सिर से खून निकलने लगा। कपिल की पत्नी और कपिल का एक दोस्त शेखर उस समय आया हुआ था। हुआ यूं था कि शेखर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शेखर को कभी 2 साल 3 साल पहले अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसने कपिल से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए, इतने % ब्याज पर हम वापस कर देंगे। कपिल ने उसको 90,000 रुपये दे दिए और ये तय किया कि चाहे 4 दिन बाद वापस करोगे और चाहे 4 साल बाद वापस करोगे, 1,35,000 रुपये तुम्हें इस 90,000 के बदले में वापस करना होगा। अभी दिया गया टाइम पूरा नहीं हुआ था। फोन करके 26 जनवरी को कपिल ने शेखर को भी बुला लिया। बातचीत हुई, उस समय वो लोग तैयार कर रहे थे अपने प्लान को। उसने शेखर से कहा कि मैं तुम्हारा पूरा पैसा राइट ऑफ कर दूंगा, मैंने जरूरत पर तुम्हारी मदद की है, तुम मेरी मदद करो। और कहा जो कुछ हो रहा होगा उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी मदद हम लेंगे। 2 बार हथौड़ा मारने से जब खून के फव्वारे से चलने लगे तो पहले से तैयार रखे हुए पॉलीथीन के बैग में उसके सिर को अच्छे से कस दिया। 1 पॉलीथीन, फिर 2 पॉलीथीन, फिर 3 पॉलीथीन, ताकि ब्लड बाहर न गिरे। फिर कपिल की पत्नी, कपिल की बेटी और शेखर, इन 4 लोगों ने मिलकर रात होते होते कार को उसकी डिग्गी में रख लिया। दिन की बात थी, चूंकि 5 बजे की, तो ये सब पॉलीथीन लपेट के उसको बेड वाले, जो बॉक्स वाला बेड होता है, उसमें डाल दिया। और जब रात हुई 11 साढ़े 11 बजे, तो चारों ने मिलके उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। हथौड़े को धो के घर में छिपा दिया। मनीष की बाइक को शेखर ने रेलवे रोड के माल गोदाम पर खड़ा कर दिया और उसका फोन ले जाकर शेखर को दिया कि इसका फोन ले जाकर ट्रेन में फेंक देना, कोई न कोई उठा लेगा।
जहाँ उतरेगा वहाँ तक ये फ़ोन जाएगा। यही वजह है कि पुलिस जब उसके फ़ोन के सीडीआर की तलाश करने लगी, सीडीआर से फ़ोन को तलाश करने लगी, तो उसकी लोकेशन चंडीगढ़ आती थी। क्योंकि ट्रेन में फेंका, किसी को मिला, चंडीगढ़ तक उसने चंडीगढ़ तक स्विच ऑफ किया होगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतर के जब सुरक्षित पहुंचा तो फिर खोला होगा, ये देखने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो लास्ट लोकेशन इसकी चंडीगढ़ की आती रही। इसी बीच इत्मीनान से उसने ये देखा कि उसका मोबाइल फ़ोन वो फिंगर लॉक है, हाथ से जो अंगूठे के निशान से थंब इम्प्रेशन लॉक है। तो उसके मोबाइल को मरे हुए मनीष शर्मा के थंब से खोल लिया। खोलने के बाद उसके भाई को 2 मैसेज किए। एक तो यह है कि मेरा किसी से पंगा हो गया है, मैं मोबाइल बंद कर रहा हूं, ताकि लोग उनको ढूंढे नहीं। फिर उससे लगा कि पंगा हो गया है तो लोग अभी भागेंगे कि कहां पंगा हुआ, कैसे पंगा हुआ, मदद के लिए आएंगे। फिर दिमाग लगा के दूसरा मैसेज किया कि कुछ नशे का काम करने वालों से मेरी लड़ाई हो गई है और मेरे हाथों एक मर्डर हो गया है, इसलिए मैं शहर छोड़कर भाग रहा हूं। ताकि वो ये बात, मर्डर वाली बात बताएंगे तो घर वाले कहीं ढूंढेंगे भी नहीं। पुलिस को क्या बताएंगे कि ये मैसेज आया है, उससे कोई मर्डर हो गया है इसलिए वो भाग गया है। कितना दिमाग लगाया दृश्यम फिल्म को देखकर। लाश को ले जाकर ननौता नहर में जंडेड़ी रेल लाइन के पास घनी झाड़ियों में फेंका और फेंक के वापस आए। ये वही सवाल था जो पुलिस बार बार पूछ रही थी कि लास्ट सीसीटीवी कैमरे से तुम इतने बजे गुजरे और इतने बजे फिर वापस आए, इस बीच में कहाँ रहे, कहाँ गए? बस इसी में वो दाएं बाएं करता रहा। 12 मार्च को 26 जनवरी की गई हत्या, 11 मार्च को जब ये पकड़े गए और सवेरा होते होते इन्होंने सब बात बताई कि कहाँ उन्होंने शव को फेंका है। 12 मार्च को भारी पुलिस बल के साथ उसकी बताई हुई जगह पर मनीष का शव बरामद किया गया। 45-46 दिन तक पड़ा होने पर शव का 80% हिस्सा जानवर खा गए, लेकिन कपड़े और बाकी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर बनी हुई थी। हथौड़ा पुलिस ने बरामद किया और जो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी वो पुलिस ने बरामद की और पति पत्नी यानी कपिल, कपिल की पत्नी, कपिल की बेटी और शेखर, चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कल ही जेल भेजा गया। आज की घटना, लोभ, लालच, पैसे की चाहत, शौक पूरा करने को पैसा, ये सब कपिल की पत्नी ने मनीष के यहाँ काम करते हुए पूरे किए, जो उसकी ललक थी। आप समझ सकते होंगे कि उसकी क्या क्या कीमत उसने चुकाई होगी। रुपए, पैसे, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, घरेलू सामान, जिन जिन चीज़ों के लिए उसने डिमांड की, सब मनीष ने उसके लिए अरेंज किया। क्योंकि उसका पति कपिल सिर्फ ऑफिस बॉय था और बीएसए ऑफिस में लिमिटेड तनख्वाह पे काम करता था। कुछ दिन में ही उसने ये ध्यान देना शुरू किया कि घर में उसकी औकात से ज़्यादा का सामान आ रहा है। पति पत्नी दोनों की तनख्वाह अगर मिला दी जाए तो भी उससे कई गुना ज़्यादा कीमत का सामान बराबर उसके घर आ रहा है। उसने भी नज़र रखनी शुरू कर दी। नज़र रखते रखते 4, 6, 10 दिन बाद एक दिन उसकी बाहर कहीं किसी दुकान पे बैठ के दिन भर ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद सीधे वहीं आसपास मंडराया करता था। यह ऑफिस से किसी बहाने से बाहर निकलकर
मंडराया करता था। और एक दिन उसने मनीष को मोटरसाइकिल पर पीछे अपनी पत्नी के साथ ऑफिस से निकलते हुए देखा। पत्नी के बैठने के ढंग, हाव भाव से वो सारा माजरा समझ गया। पीछा किया तो मनीष उसको लेके सदर बाजार के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गया। वो दूर से देखता रहा। एक ही दुकान पर ये लोग कुछ सामान ले रहे थे। दुकान का नाम उसने अपनी नजरों में कैद किया। घर लौट आया। रात में 7, साढ़े 7 बजे जब इसकी पत्नी तमाम सामान लेकर आई तो इसकी नज़र उस बैग पर पड़ी जिस पे दुकान का ब्रांड नेम लिखा होता है। ये वही दुकान थी जिसके सामने मनीष और उसकी पत्नी घंटों खड़े हुए थे सामान लेने के लिए। इतना देख के कपिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्रॉस चेक करना शुरू किया। उसने पूछा, ये सामान तो फलां दुकान का है, तुमको कहां से मिला? तुम गई थी क्या? उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई थी। फिर ये कहां से आया? बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहली बार उस दिन मनीष को लेकर पति पत्नी में बहुत ही गंभीर झगड़ा हुआ। कपिल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कल से मनीष के यहां नौकरी पे नहीं जाओगी। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि पत्नी ने कहा कि ठीक है, नहीं जाऊंगी, नौकरी छोड़ दूंगी। तुम खाना कहां से खाओगे? तुम्हारी सैलरी से तो महीने भर की सब्जी भी नहीं आ सकती। फिर तमाम बातें कपिल को उसने जलील करने के लिए कही। कपिल शांत हो गया, लेकिन ये बात तय की कि तुम आज से ही दूसरी जगह नौकरी ढूंढोगी। जैसे ही दूसरी जगह कहीं नौकरी लगती है तुम मनीष के यहां आना जाना छोड़ दोगी। बात तय हो गई। महीने भर तक कपिल ने देखा कि शायद कोई परिवर्तन हुआ हो दोनों के व्यवहार में, बातचीत में, संबंधों में। उसने ये भी पता कर लिया कि उसकी पत्नी ने कहीं दूसरी जगह जॉब करने के लिए ट्राई ही नहीं किया, न ही दोनों के व्यवहार और आचरण में कोई अंतर आया। उसी समय कपिल ने तय कर लिया कि मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो जो टीस उसके दिल में बार बार उठ रही थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी उसने ये दृश्यम फिल्म कई बार देखी और फिर बहुत ही प्लान्ड तरीके से विश्वास दिलाने के लिए 24 को बुलाया, शराब पिलाई। उसे विश्वास हो गया कि कोई सब कुछ नॉर्मल है। 26 को फिर बुलाया। शेखर को बुलवा लिया कि तुम्हारा पूरा 1,35,000 राइट ऑफ, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी मदद की है। बेटी को भी इन्वॉल्व कर लिया कि कल को ये घर में थी, कल को ये कहीं हमारे खिलाफ गवाही न देने लगे। नींद की गोलियां ला कर दी। पूरी बात बताई कि चाय मांगी जाएगी तो फलां कप में इनको नींद की गोलियां अलग से चम्मच से मिलाकर ले आना। बेटी ने भी ठीक वही किया। पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है तो मुझे जो करना है मुझे करने देना और इसमें हमारी मदद भी करना। हथौड़ा पहले से लाकर रख लिया। जानता था इससे ब्लड निकलेगा, सब देखा था उसने फिल्मों में। घर में सामान लाने वाली जो पॉलीथीन है वो खाली पॉलीथीन 3-4 इकट्ठा करके रखा हुआ था। जैसे ही नींद की गोली से बेहोश हुआ, हथौड़े से सिर पे वार किया, खून निकलने लगा। पत्नी दौड़ के वही पॉलीथीन ले आई, पूरे सिर को पॉलीथीन के भीतर पैक कर दिया। बिल्कुल कतई कोई एक बूंद भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। दिन का समय था, बाहर ले जाना ठीक नहीं था, लिहाजा उसको ट्रंक बॉक्स में ही, पलंग वाले बॉक्स में ही उसको रख दिया। रात होने का इंतजार किया। चारों ने उसे उठाया, गाड़ी की डिग्गी में डाला और फिर वहां से
वो ननौता नहर की जंडेड़ी रेल लाइन के पास फेंक आए। लौट के आए, नहा धो के बिल्कुल फिट तैयार हो गए। पुलिस को 5वें 6वें दिन जब ये पता लगा कि मनीष के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला है जिससे उसके कुछ अंतरंग संबंध हो गए थे, तब से पुलिस ने उसको बुलाना शुरू किया। 7 बार पुलिस थाने पर बुला के पूछताछ की गई, लेकिन हर बार वो ऐसी बातें करते थे जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो भला हो एसओजी प्रभारी दीपक कुमार का और एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन टाडा का, कि वो परसू करते रहे और अल्टीमेटली घर के सामने के एक सीसीटीवी में वो फुटेज मिल गई कि मनीष शर्मा अंदर तो गए, बाहर कभी नहीं निकले। बस यही वो बिंदु था जिसकी वजह से बाकी सब फुल प्रूफ किया था। मोबाइल को खोलकर मैसेज करना था कि परिवार वाले दौड़े नहीं। गुमशुदगी इसलिए कराई कि कल को पुलिस ये कहती कि आपको जानकारी थी ये मर्डर करके भाग गया है, इसीलिए आपने इसकी गुमशुदगी नहीं कराई। तो अपने आप को सामान्य दिखने के लिए सब लोगों ने राय मशविरा करके मनीष के घर वालों ने ये गुमशुदगी लिखवा दी ताकि कल को उनके ऊपर कोई आरोप न लगे। उसके बाद वो शांत ही रहे कि बस पता करिए पता करिए पता करिए, क्योंकि वो इसी मुगालते में थे कि वो किसी का मर्डर करके भाग गया है। तो भला हो उस सीसीटीवी कैमरे का और कैमरे से फुटेज निकालने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी का, जिसने इस हत्या को, इस गंभीर हत्या को, वेल प्लान्ड हत्या को वर्कआउट किया। देखिए, थोड़े से पैसों की लालच और अपने शौक पूरे करने के लिए एक महिला ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और एक व्यक्ति की हत्या करवा दी। इसलिए मत लालच करिए ऐसे पैसों की जो आपकी इज्जत आबरू सब गिरवी रखा लेता है। क्यों करते हैं आप ऐसी लालच जिसमें आपको अपनी इज्जत आबरू गिरवी करनी पड़े, और एक रास्ता जेल के लिए तैयार है और एक पैर आप उस पर हमेशा रखे हुए हैं। इसलिए ऐसी लालच से कोई फायदा नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।